हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको एमसीक्यूज़ तो करा ही रही थी, बट किसी ने मुझे कहा कि एमसीक्यूज़ से जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर, क्योंकि एमसीक्यूज़ सेम तो आने नहीं वाले हैं। तो मैं अपना थ्योरी जो सेक्शन है वो एज इट इज़ रखूँगी। ठीक है। तो साथ ही साथ मैं एमसीक्यूज़ भी कराती रहूँगी और थ्योरी सेक्शन जो है वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊँगी। अब 4 दिन ही रह गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1, पेपर 5A। ठीक है, इसका अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, तो जान लेंगे इस पेपर में है क्या। वैसे तो जेंडर, स्कूल और सोसाइटी जो है हमारे समाज से रिलेटेड ही है। तो देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है और किन चीज़ों को मुद्दा बनाया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे यौन मुद्दे, जेंडर इश्यूज क्या, यौन तथा पितृसत्ता और यौन भेदभाव और यौन रूढ़ि युक्तियों का वर्णन देखेंगे हम कि किस प्रकार का वर्णन जो है इसमें किया गया है। डिस्क्राइब जेंडर एंड पार्टियार्की एंड जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, क्या होता है जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी नारियों की। नारियों का क्षेत्र घर की 4 दीवारी और उससे पुरुष के समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ठीक है, सभी जानते हैं आज भी जो स्त्रियां हैं वो क्षेत्र में 4 दीवारी तक सीमित रखा जाता है। हालांकि अब काफ़ी चेंज आया, लेकिन फिर भी ज़्यादातर आज भी स्त्रियां जो हैं, जो आंकड़ा है, शिक्षित नहीं है। क्यों शिक्षित नहीं है, क्यों उनको पुरुषों से कम समझा जाता है। ठीक है, इसके बारे में इस 5th A बुक में कहा गया है। ठीक है, जेंडर इश्यूज यही है। नारियों का क्षेत्र घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा गया, जिनका काम पुरुषों की सेवा करना, घर का कामकाज करना, संतान उत्पन्न करना और बच्चों का पालन पोषण करना ही माना गया है। अनेक धार्मिक ग्रंथों द्वारा स्त्रियों द्वारा पुरुषों के अधीन भूमिका निभाने का समर्थन किया गया है। स्त्रियां भी जो है पुरुषों जैसे माएँ हो गई लड़कों की, वो जो हैं उसकी भूमिका को निभाने में समर्थन करती हैं। ठीक है, वो भी साथ देती हैं पुरुषों का, जो माएँ हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पर ही ये सब रुक जाता है, अगर माँ ही रोक देती है, तो ये आगे बढ़े ही ना। तो नारी ही नारी की दुश्मन है, इसका मतलब पुरुषों द्वारा प्राय नारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, आज भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके कई उदाहरण भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा स्त्रियों को घर से बाहर बुर्का पहनकर जाना, उनको कोई नौकरी आदि करने या उच्च शिक्षा ग्रहण करने से मनाही करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही कई जो हमें लगता है कि बहुत डेवलप है, इवन अमेरिका में और सूडान जैसे देशों में, इज़राइल जैसे देशों में ये अभी भी होता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी आपको ब्रीफ में। ठीक है, ज़्यादा नहीं लंबी वीडियो बनाऊंगी, 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उससे रिलेटेड आपको अगर एमसीक्यू आए तो आप वो कर लें। ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि आप अगर कोई भी एमसीक्यू आए वो आप समझ लें और वो कर लें। एमसीक्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेम एमसीक्यूज़ आने वाले नहीं हैं। पता नहीं किस प्रकार के एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यू आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा जो अपना ध्यान है एमसीक्यू भी कराऊंगी, बट ज़्यादा जो अच्छे से कराऊंगी वो थ्योरी पार्ट करवाऊंगी। तो आप थ्योरी पार्ट की वीडियो अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से एमसीक्यू आप कर पाएंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। यौन मुद्दे, यौन तथा पितृसत्ता, यौन भेदभाव तथा रूढ़ि युक्तियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पितृसत्ता जो है सामाजिक व्यवस्था का अभिप्राय पुरुष प्रधान समाज से है। जैसे कि जानते हैं पितृसत्ता सामाजिक व्यवस्था क्या है।
पुरुष प्रधान समाज से है। यह एक सामाजिक और विचारात्मक संरचना है जहाँ पुरुष को स्त्री से वरिष्ठ समझा जाता है। ठीक है, पुरुष को हमेशा स्त्री से वरिष्ठ समझा गया है। ठीक है, नारियों की स्थिति जो है केवल पिछड़े देशों में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी मिलती है, जहां उन्हें पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता। यद्यपि आज विश्व में लगभग सभी देशों में संविधान तथा कानून द्वारा स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन व्यवहार में आज भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें भागीदारी नहीं है बराबर की। ठीक है, उनके बारे में अधिकतर निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं। स्त्रियों के बारे में जो निर्णय हैं वो हमेशा पुरुष ही लेते हैं आज भी। सऊदी अरब में आज भी स्त्रियों को कार चलाने का अधिकार नहीं है। सूडान में कोई भी स्त्री अपने पिता, पति अथवा भाई के आज्ञा के बिना विदेश नहीं जा सकती। इजराइल में आज भी स्त्रियां अपनी पति की आज्ञा के बिना तलाक नहीं ले सकती। ईरान के न्यायालयों में एक पुरुष की गवाही 2 स्त्रियों की गवाही के बराबर मानी जाती है। अब स्त्रियां जो हैं उन पर निरंतर और दमन की प्रकृति एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है, क्योंकि यह विभिन्नता जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, प्रजाति, सामाजिक संस्कृति, प्रथाओं के कारण होती है। ठीक है, इस प्रकार भारत में ब्राह्मण पुरुष प्रधान समाज, जनजातीय पुरुष प्रधान समाज तथा दलित पुरुष प्रधान समाज में अंतर पाया जाता है। विशेष जाति या वर्ग में भी पुरुष प्रधान समाज में धार्मिक और क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ भिन्नता पाई जाती है। विकसित देशों के पुरुष प्रधान समाज और विकासशील देशों के पुरुष प्रधान समाज में भी अंतर पाया जाता है। विकसित देशों में भी स्त्रियों को पुरुष के समान दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू धर्म के अनुसार आदर्श पत्नी उसे माना जाता है जो अपनी पति की सेवा करे। आज भी स्त्रियां अपने पति की सुख शांति के लिए और उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस्लाम धर्म की कोई स्त्री प्रीस्ट नहीं बन सकती। वे प्रार्थना के लिए मस्जिद में भी प्रवेश नहीं कर सकती। उन्हें बुर्का पहनकर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस्लाम धर्म के अनुसार एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार है और वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी को तलाक भी दे सकता है। पुरुष प्रधान समाज में लड़की की अपेक्षा लड़के के जन्म को अधिक महत्व दिया जाता है। लड़की को पराया धन समझा जाता है, जबकि लड़के को घर का चिराग समझा जाता है। आज भी समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, परंतु आज उनमें जागृति आ गई है और उन्हें अपने को संगठित करके पुरुषों के समान अधिकार और उनसे समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया है। स्त्रियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन को नारीवाद का नाम दिया, यानी फेमिनिज्म का नाम दिया है। ठीक है, जो उन्होंने स्त्रियों ने अपने लिए अपने हितों के लिए जो आंदोलन चलाया उनको नारीवाद कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यौन आधारित भेदभाव। यौन आधारित भेदभाव यानी जेंडर बायस। जन्म के समय नवजात शिशु को जैविक दृष्टि यानी बायोलॉजिकली से सेक्स तो होता है, लेकिन यौन नहीं होता। यौन समाजीकरण का परिणाम होता है। पुरुष और स्त्रियां में यौन अंग यानी सेक्स ऑर्गन तथा इनसे जुड़े हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। प्रत्येक संस्कृति में स्पष्ट रूप से परिभाषित और स्वीकृत यौन भेद यानी जेंडर डिफरेंस पर आधारित कुछ प्रतिमान पाए जाते हैं। सभी समाज में किसी न किसी प्रकार का श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उदाहरण यह है
जैसे खाना बनाने का कार्य जो है वो औरतों का है, बच्चों का पालन पोषण करने का जिम्मेदारी जो भी होती है वो महिलाओं को करना होता है। ठीक है। यौनगत जो भेदभाव है उनके क्षेत्र देखो, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्रों में इनकी सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में उनका प्रवेश जो पहले केवल पुरुषों के लिए उपयुक्त माने जाते थे, जैसे पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, न्यायपालिका और प्रबंध के क्षेत्र आदि। इन सब में महिलाओं की क्षमता जो है वो बढ़ गई है। इसके साथ ही महिलाओं पर अत्याचार और शोषण की घटनाएं भी बढ़ी हैं। दहेज के लिए वधु को जलाए जाना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार की घटनाएं, नौकरी पेशे में शोषण और भेदभाव, पत्नी पर हाथ उठाने जैसी घरेलू हिंसा, लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना, बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं अभी भी समापन में बहुत दूर है। इनका अभी तक समापन नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं। तो ये भेदभाव है। और शुरू से ही बच्चों के जो कपड़े हैं उनमें ही अंतर देखा जाता है। तो आगे हम करेंगे यौन आधारित भेदभाव के कारण, यौन कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी भारतीय समाज में यौन से आधारित जो भेदभाव के कई कारण हैं वो कौन कौन से कारण हैं। ठीक है। शिक्षा का अभाव यानी लैक ऑफ एजुकेशन, जैसा कि सर्वविदित है कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन शिक्षा है। शिक्षा के प्रावधान से सामाजिक गतिशीलता आती है और नए अवसर मिलते हैं। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को आवश्यक कौशलों द्वारा सशक्त करती है। बाहरी संसार से संपर्क का अभाव। दूसरा है बाहरी संसार से संपर्क का अभाव यानी लैक ऑफ एक्सपोजर। पहला था शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा से ही हमें हमारी जो समाज में गतिशीलता है वो आती है और नए अवसर मिलते हैं। तो वो लड़कियों को प्रोवाइड नहीं की जाती, जिससे वो इतना कौशल नहीं हो पाती, सशक्त नहीं हो पाती, अपनी व्यवस्था औपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वो नहीं कर पाती। ठीक है, उनमें सामाजिक जो गतिशीलता है वो नहीं आ पाती, नए अवसर नहीं मिल पाते। ठीक है। सेकंड है बाहरी संसार से संपर्क का अभाव यानी लैक ऑफ एक्सपोजर। महिलाओं को अपने घर से निकलने, बाहरी दुनिया से संपर्क के अवसर नहीं मिलते। वे परिवार में अपनी भूमिका तक सीमित हो जाती हैं। वे घर के बाहर दुनिया से अलग थलग पड़ जाती हैं। विकास के लिए उनमें ऐसे कौशलों, अभिवृत्तियों या कह सकते हैं हम उनका विकास जो है वो होना चाहिए। परिवार में विकास के लिए उनमें ऐसे कौशलों और अभिवृत्तियों का विकास होना चाहिए जो बाहरी दुनिया से जूझने में सहायक हो। फिर तीसरा है पुरुषों पर निर्भरता। वो पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, डिपेंडेंट रहती हैं। परंपरागत भारतीय परिवारों में महिलाओं को सदैव पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें स्त्री, पत्नी, भाई, बहन, माँ, दादी की भूमिका निभानी होती है। इन परिवार में पीढ़ियों का अंतर महत्वपूर्ण है। परिवार में पति, पिता अंततः अपने पुरुषों पर निर्भर रहना ही महिलाओं की नियति रही है। फिर है रीति रिवाज। रीति रिवाज यानी कस्टम। हमारी सामाजिक जो गतिशीलता है पहले से ही कम थी तथा लोग अपने बाल बच्चों के साथ एक समुदाय के रूप में रहते थे। जीवन निर्वाह करने के लिए लोगों को प्राकृतिक परिस्थिति तथा अन्य स्थानीय लोगों के साथ अंतःक्रिया करने पड़ता था और परिवार को आधार बनाकर त्योहार, सामाजिक गतिविधियां और मनोरंजन की योजनाएं बनाई जाती थी। महिलाएं सामाजिक संबंधों के जाल में कैद रही थी। ठीक है, तो इन सब जो रीति रिवाज है
उनमें ये कैद रही थी, मतलब कि संबंधों को, रिलेटिव्स को संभालना, त्योहारों को देखना, और ये सब चीज़ें महिलाएं करती रहती थी। ठीक है, जिससे कि वो सामाजिक तौर पर वो आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, पुरुषों पर निर्भर रहीं, बाहरी संसार के संपर्क में अभाव रहा उनमें, मतलब लैक ऑफ एक्सपोजर रहा। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको प्रोवाइड नहीं कराई गई, ताकि पढ़ लिख कर कई लोग सोचते हैं ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, अभी एक ऐड भी आ रहा है कि एक जो बच्चा है, एक लड़की है, वो साइकिल पे जाती है अपने पिता के साथ, पिता उसको छोड़ने जा रहा होता है स्कूल, और फिर एक कोई मिलता है, उनका नेबर या फिर रिलेटिव, वो कहते हैं ज़्यादा ना पढ़ाइयो, लड़की हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ऐड भी आने लग गया है अब। फिर उसके बाद है सामाजिक संरचना में पुरुष और स्त्रियों की स्थिति काफ़ी में भेदभाव पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राचीन समय से ही पूरे विश्व में समाज पुरुष प्रधान रहा है। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष होना केवल जैविकीय गुणों से ही परिभाषित नहीं होता, बल्कि यह इस रूप में परिभाषित होता है कि स्त्री या पुरुष को समाज में कैसे कार्य करने चाहिए, उनमें कितने गुणों का समावेश होना चाहिए। जीवन की शुरुआत से ही हमारे समाज में लिंग आधारित अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। नारीत्व, पुरुषत्व की संरचना कपड़ों के रंग से ही शुरू हो जाती है। शुरू से परंपरागत रूप से लड़कियों के लिए गुलाबी और लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े की प्राथमिकता दी जाती है। जब बच्चे बढ़ने लगते हैं, तब लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया और रसोई घर की वस्तुएं दी जाती हैं, जबकि लड़कों को खेलने के लिए रासायनिक सेट दिए जाते हैं। हमारी सामाजिक संरचना पुरुषत्व और नारीत्व की भूमिका बचपन से ही निर्धारित हो जाती है। सामाजिक दृष्टि में पुरुष तथा स्त्रियों में अलग अलग गुणों का समावेश होना चाहिए। पुरुषत्व और नारीत्व की सामाजिक संरचना की दृष्टि से पुरुष या स्त्रियों के गुण तथा विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। देखो, इस प्रकार से आपको हमने कभी नोटिस नहीं किया, बट ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए गुलाबी रंग का, ये तो शुरू से ही हो जाता है। फ्रॉक लानी है तो गुलाबी रंग की, और निक्कर और शर्ट लानी है तो नीले रंग की। ठीक है, तो सामाजिक संरचना की दृष्टि से पुरुष और स्त्रियों में काफ़ी भेदभाव किया गया है। स्त्रियों के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पुरुष प्रधान समाज। अधिकांश समाज में आज भी पुरुष प्रधान समाज पाया जाता है, जिसमें स्त्रियों को शक्ति का प्रयोग करने, निर्णय लेने से वंचित रखा जाता है। स्त्रियों को अनेक अधिकार नहीं दिए जाते, उनका शोषण किया जाता है। विकासशील देशों की तो बात ही छोड़िए, विकसित देशों में भी उन्हें पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू धर्म के अनुसार आदर्श पत्नी उसे माना जाता है जो पति की सेवा करे, और लाखों स्त्रियां अपने पति की सुख शांति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस्लाम धर्म में कोई भी स्त्री मुल्ला नहीं बन सकती, यानी प्रीस्ट नहीं बन सकती। वह प्रार्थना के लिए मस्जिद में भी प्रवेश नहीं कर सकती, उन्हें बुर्का पहन कर रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस्लाम धर्म के अनुसार एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार है, और वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। ठीक है, फिर दूसरा है बुरे सामाजिक रीति रिवाज। बुरे सामाजिक रीति रिवाज जैसे बैड सोशल कस्टम, अनेक सामाजिक बुराइयां भी स्त्रियों को के पिछड़ेपन का कारण है। अधिकतर समाज में आज भी लड़की के मुकाबले लड़के के जन्म को अच्छा समझा जाता है। तो ये रीति रिवाज हैं जो बुरे हैं। लड़के के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, और लड़की के जन्म पर घर में मातम छा जाता है। सारा परिवार शोक के सागर में डूब जाता है। ठीक है, और फिर थर्ड है शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज लगभग सभी देशों में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, परंतु अभी भी
अधिकतर महिलाएं अशिक्षित रह जाती हैं। इसका मुख्य कारण है लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ घर के कार्यों में जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है, जिसके कारण अशिक्षित रह जाती हैं। अशिक्षित रह जाने के कारण उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं हो पाती। अशिक्षित होने के कारण वे स्वतंत्र दृष्टिकोण से काम लेने में असमर्थ होती हैं और घर के पुरुषों के कहने के अनुसार ही चलती हैं। इस कारण से वे जीवन के अनेक क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं। स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता, फोर्थ है स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता, वो पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। ठीक है। अशिक्षित रह जाने के कारण स्त्रियों को नौकरी पाने और रोजगार के लिए अन्य साधन जुटा पाने के लिए विफल रहती हैं और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पिता, पति, भाई पर निर्भर रहती है। ठीक है। फिर फिफ्थ है राजनीतिक निर्णय में महिलाओं की सीमित भागीदारी, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजंस। कई देशों में महिलाओं ने उच्च राजनीतिक पद प्राप्त किए हैं। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी, इंग्लैंड में श्रीमती थैचर, पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो, बांग्लादेश में शेख हसीन और बेगम जिया, श्रीलंका में चंद्रिका कुमारतुंग, भंडार नायक आदि ने अपने अपने देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद संभाले हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि महिलाओं को राजनीतिक निर्णय में वांछित भागीदारी हासिल हो गई है। सर्वप्रथम सन 1928 में स्त्रियों को पुरुषों के समान मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, राइट टू वोट। अमेरिका में सन 1969 में उनके वोट देने की आयु पुरुषों की आयु के बराबर की गई। फ्रांस में 1944 में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में इस क्षेत्र में संविधान द्वारा समानता लागू कर दी गई, परंतु अब भी विधानसभाओं में, संसद में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। 8वीं लोकसभा में 44 महिलाएं सदस्य चुनकर आईं, जबकि 9वीं लोकसभा में संख्या घटकर 27 रह गई। लेकिन 15वीं लोकसभा के अनुसार 15वीं लोकसभा के चुनावों में 59 महिलाएं निर्वाचित हुई। इसीलिए लोकसभा की महिला सदस्यों की संख्या कुछ वृद्धि मानी जाती है। परंतु चरित्र हनन के भय से राजनीति में अपराधीकरण यानी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के कारण महिलाओं को पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अधिकतर स्त्रियां राजनीति में आना पसंद नहीं करती। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में 33% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने संबंधी बिल काफी लंबे समय से संसद के सामने पड़ा है, परंतु कई राजनीतिक दलों के विरोध के कारण वह अभी कानून नहीं बन पाया है। ठीक है। तो ये हो गई यौन आधारित भेदभाव के कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको एमसीक्यूज़ भी चाहिए तो मैं एमसीक्यूज़ की पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी मैं एमसीक्यूज़ भी कराऊंगी, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देती रहूँगी ताकि आपको एमसीक्यू करने में बहुत मदद हो। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक